हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक स्टडी कर ली थी और एक फंडामेंटल राइट हमने क्लियर भी कर लिया था। देखो, आज उसके बाद की जो स्टडी है वो शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जो बेसिक राइट हैं। कौन से राइट? बेसिक राइट। देखो, बेसिक राइट्स वही क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जो रिक्वायर्ड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? एक कॉमन पर्सन जो होता है उसकी लाइफ को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो बेसिक राइट होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखो उस दिन हमने पढ़ा था कौन सा पार्ट? पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इसमें आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पढ़ा हुआ था कि ये डेफिनेशन देते हैं स्टेट और लॉ की। किसकी? स्टेट और लॉ की। देखो, आज हम इसके आगे की जो स्टडी है वो करते हैं। देखो, एक बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने अपने सिटीजन्स को रिटर्न फॉर्म में दिए थे? तो देखो, सबसे पहले दिए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसने दिए थे? यूएसए ने। देखो 1853 में, है ना, एक केस आया था मार्लबरी वर्सेस देखो, ये फंडामेंटल राइट्स के पीछे की ये जो केस आया था वहाँ के कोर्ट में, ये है वो केस जिसकी वजह से बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनको रिटर्न फॉर्म में किस में दिया था? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, इंडिया में पार्ट 3 हमने क्लियर किया था, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक डिटेल दी हुई है। ठीक है, हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। उसमें हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? राइट टू इक्वलिटी। क्या देखा था? इक्वलिटी। इसकी नाम में ही इसकी डेफिनेशन क्लियर है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो देखो, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सिटीजन्स को। क्या मानता है? इक्वल मानता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात कहाँ लिखी हुई है, कहाँ ये डिफाइन किया हुआ है? तो देखो, आर्टिकल 14 से लेके 18 में राइट टू इक्वलिटी में ये वर्ड लिखा हुआ है। देखो, इसके आगे की बात है राइट टू फ्रीडम और राइट टू लिबर्टी। देखो, हमने पढ़ा था राइट टू लिबर्टी, ना। देखो, इसको लिबर्टी को फ्रीडम भी बोलते हैं। देखो, राइट 19 से लेके 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। देखो, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 19 और एक है आर्टिकल 21। देखो, आर्टिकल 19 ये 5 टाइप्स, क्या 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में बताता है। कौन सा? आर्टिकल 19। देखो, आर्टिकल 21 राइट टू लिविंग। देखो, लाइफ है ना, राइट टू लाइफ भी बोलते हैं इसे, राइट टू लाइफ। देखो, इसको राइट टू लिविंग भी बोलते हैं, राइट टू लाइफ भी बोलते हैं। कितने टाइप? 5 टाइप्स। किसके? फ्रीडम के। कौन बताता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? आप इंडियन यूनियन में जो अपना नेशन है इंडिया, उसमें कहीं भी घूम सकते हो। फिर वो बताता है दूसरी क्या फ्रीडम है? आपको फ्रीडम है आप कहीं भी कोई मीटिंग कर सकते हो, लेकिन वो मीटिंग वॉयलेंस
फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 9 क्या कहता है, दूसरा आप कोई भी जॉब एक्वायर कर सकते हो, आप फ्री हो किसकी तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आप कोई भी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ऐसे करके 5 फ्रीडम बताई हुई है। देखो इसके बाद में आर्टिकल 21 कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, डिसोल्व नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू लिविंग, जीवन जीने का अधिकार। देखो राइट है किसका, लिव करने का, जीने का, है ना, लाइफ का, किसके पास, को जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास, सबके पास, ठीक है। देखो ये राइट टू लिविंग जो फॉरेन से आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको भी मिलता है। ऐसा नहीं है बाहर का कोई पर्सन आता है तो उसको राइट टू लिविंग नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। देखो इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या होता है। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सबसे पहली बात देखो ये कौन से आर्टिकल में है, 23 और 24। देखो एक्सप्लॉइटेशन है ना, पहली बात तो ये अगेंस्ट है ना, तो सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। किसके अगेंस्ट है, एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी पर्सन को आप उसको उसकी लाइफ में परेशान नहीं करोगे, है ना, ये उसके अगेंस्ट एक राइट है। देखो एक्सप्लॉइट कौन नहीं करेगा, स्टेट मींस नेशन, या फिर नेशन की गवर्नमेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइप से उन लोगों को परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिक जो होता है लोगों को, देखो होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है ना, दास बना लिया जाता है, नौकर बना लिया जाता है, टाइम पर उनको क्या नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दी जाती। तो ये उसके अगेंस्ट क्या देता है, राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है। अब देखो ये फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या कहता है, किसी भी पर्सन को अगर वो जॉब करता है तो उस जॉब के बदले में मनी देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप जॉब करवा रहे हो, देखो काफी पुराने टाइम में क्या होता था, बंधुआ मजदूर जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, स्लेव जिसको बोलते हैं। देखो ये होता क्या था, काम करवाते थे लेकिन उसको मनी नहीं देते थे, उसके बदले में प्रॉपर सैलरी नहीं देते थे। तो ये उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये एक तरह से उस पर्सन को एक्सप्लॉइट करना ही तो है, परेशान करना ही तो है। क्या वो लाइफ अपनी इजी वे में कंटिन्यू कर सकता है कि आप उससे वर्क करवा रहे हो और मनी उसको दे नहीं रहे हो। तो देखो ये इसीलिए दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें बताया हुआ है जॉब तो मनी देनी होगी। और ह्यूमन ट्रैफिक, देखो ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है, ये क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिक होता है, देखो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता था, है ना। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 24 कहता है ह्यूमन ट्रैफिक इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये क्या बनाया हुआ है, इसको क्राइम बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बात आती है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है, देखो चाइल्ड लेबर देखो 14 इयर्स, इससे कम एज के जो बच्चे होंगे उनको किसी भी रिस्क वाले वर्क, कौन से वर्क, रिस्क वर्क में उनको
नहीं लगा सकते आप। देखो रिस्क वर्क ऐसे वर्क जिनमें वर्क करते टाइम पर लाइफ के ऊपर रिस्क होता है, जो मैच्योर पर्सन ही उन वर्क को कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक फैक्ट्री है जिसमें बड़ी मशीनें चलती हैं, उन मशीनों के बीच में वर्क करना एक तरह से लाइफ को रिस्क में रखना है। छोटी सी गलती मिस्टेक होते ही, है ना, क्या एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन वर्क में 14 ईयर्स से नीचे के पर्सन्स को, बच्चों को क्या नहीं करवा सकते आप, वर्क नहीं करवा सकते। ठीक है, ये कौन कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यही बताया हुआ है। तो देखो एक बार रिपीट करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है। ह्यूमन ट्रैफिक, इसको क्या बनाया दिया गया है, क्राइम, है ना, इसको रोक दिया गया है ना। जॉब के बदले में मनी देनी ही पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, रिस्क वर्क में 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनको नहीं लगाया जाएगा। देखो 14 ईयर्स से नीचे के जो चाइल्ड होते हैं उनसे अगर वर्क करवाया जाता है उसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है ना। ठीक है, उसके बाद में आता है नेशन या गवर्नमेंट, आप जो भी मानो उसकी, नेशन की कोई भी गवर्नमेंट, ना तो स्टेट और ना ही सेंट्रल, वो क्या नहीं करेगी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी जिस पॉलिसी की वजह से जो कॉमन पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में क्या हो, कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हो, उनको प्रॉब्लम हो, है ना। ठीक है, इसके बाद में देखो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, उन्होंने इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा था जो पुअर क्लास होती है उनके लिए। क्लियर है ये चीज। देखो क्यों कहा था, जब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हुआ था उस टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर्टी थी, बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। उस वजह से उस टाइम पर ये चीज़ें चलती थी, ह्यूमन ट्रैफिक भी होता था, है ना, विदाउट सैलरी के जॉब करवाते थे लोग ना, किसके, तो इसको रोकने के लिए ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डाला गया। देखो टाइम टाइम पर इसमें चेंज होता गया है। ये जो चाइल्ड लेबर है ये इसमें, इसको बाद में और स्ट्रिक्ट बना दिया है, स्ट्रिक्ट तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई है। देखो अब नेक्स्ट कौन सा फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राइट टू रिलीजियन। देखो राइट टू रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम किसकी, ऑफ ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो किसका राइट है, फ्रीडम देता है किसकी, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की। आर्टिकल, ठीक है, 25 है ना, आर्टिकल 25 से 28। देखो 25 में क्या है, फ्री हो किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद का कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता, वो सभी रिलीजन को क्या रखता है, इक्वल रखता है। तो देखो ये जो राइट टू रिलीजन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 25 ही है। देखो ये आर्टिकल 25 क्या कहता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो आपको पसंद है आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। देखो धर्म किसकी मीनिंग है, रिलीजन की। देखो राइट टू रिलीजन क्या कहता है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए, ना ही कोई ऐसा प्रेशर डाला जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ने के लिए कि आप उसको फॉलो मत करो। ठीक है, फिर आर्टिकल 26 वो क्या कहता है, 26, 27 और 28। देखो बात क्या आती है,
26 क्या कहता है, आपके ऊपर रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्या नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किस बात का, आप किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हो तो उसके बदले में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि आप इस रिलीजन को फॉलो करते हो। गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी जो रिलीजन्स के बीच में टैक्स लगाकर उनके बीच में क्या करता हो, फर्क करती हो। ऐसी कोई पॉलिसी कौन नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ठीक है, क्या नहीं बनाएगी, टैक्स नहीं लगाएगी। देखो गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है किसी भी बेसिस पे, लेकिन वो बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज, गवर्नमेंट क्या नहीं लगाएगी, टैक्स नहीं लगाएगी। किसके ऊपर नहीं लगाएगी, सिटीजन्स के ऊपर नहीं लगाएगी। किस बेस पे, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो रिलीजन के बेसिस पे कोई भी टैक्स किसी भी सिटीजन के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। और देखो 27, 28 में क्या बताया हुआ है, देखो अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उसका बेस क्या नहीं होना चाहिए, रिलीजन उसका बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो बात क्या आती है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम, फ्री हो किस सेक्टर में, रिलीजन के सेक्टर में। किस लिए फ्री हो, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी जो किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट देती हो या किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देके उसको लो फील करवाती हो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। देखो आर्टिकल 26 क्या कहता है, टैक्स नहीं लगाया जाएगा, है ना, किसके लिए, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, 27, 28 बताते हैं एजुकेशन के बारे में कि आप ये चाहते हो कि कोई स्कूल ओपन करना चाहते हो तो आप स्कूल ओपन कर सकते हो, लेकिन उसका बेस रिलीजन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग ही उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग उस स्कूल में नहीं स्टडी कर सकते, ऐसा कोई बेस नहीं होगा। देखो इस आर्टिकल को अगर आप 25 से 28 तक को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने स्टेट और सेंट्रल किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी बेस पे क्या नहीं देता है, ये फ्रीडम नहीं देता है कि वो रिलीजन के बेस पे लोगों में फर्क करे, डिफरेंस करे। ठीक है, यही इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बेस है। क्या बेस है, इक्वल करना चाहते हैं किनको, सभी रिलीजन्स को, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट किनके लिए, हर रिलीजन के लिए। देखो इसके बाद में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, देखो कल्चर जो अपना रहन सहन है, खाने पीने का तरीका है, एक डिफरेंस है हर सोसाइटी में, उसके बारे में। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल कौन कौन से, 29 और 30। देखो क्या कहते हैं इसमें, देखो आर्टिकल 29 और 23, 30 में क्या कहा गया है, एजुकेशन और कल्चर के फील्ड में रिलीजन से रिलेटेड कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, स्पेशल किसे बनाते हैं। देखो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे जो सोशल ग्रुप्स हैं जिनका कल्चरल बहुत रेयर है, उनको अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, है ना, उसको सेफ रखने के लिए अगर वो कोई एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं तो वो उस इंस्टीट्यूट को ओपन कर सकते हैं। देखो क्या इसकी मीनिंग क्या है, कोई स्कूल ओपन करना चाहे, अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था क्या, कि कोई भी पर्सन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है तब वो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकता जो रिलीजियस बेस पे डिफरेंस करता हो। लेकिन अब बात आती है कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी की। देखो अपनी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो ट्राइबल एरिया है जिनको आदिवासी भी बोलते हैं हम, वो बहुत पीछे रह चुके हैं, है ना, डेवलपमेंट से। तो उनको उनकी जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे जैसा रहने का उनका तरीका नहीं है, उनका खाने का तरीका भी अलग है, वो जो पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्या, कि वो एजुकेशन के फील्ड में अगर चाहे तो कोई एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि उन लोगों को एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है क्या, आप उन लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप अपना कल्चर चेंज करो, रहने का तरीका चेंज करो। वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, रहने का तरीका, खाने का तरीका, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी आदतें हैं, उनको वो बनाए रख सकते हैं। देखो ट्राइबल एरिया एक ऐसी बात, देखो कुछ लोग जो मान लेते हैं जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको अपन लोग आदिवासी बोलते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, हमारे बराबर की उनकी समझ, नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों को आप इसलिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप अपने रहने का तरीका चेंज करो, एजुकेशन बढ़ाओ, हमारे साथ रहो, जैसे हम रहते हैं वैसे। तो ऐसा कोई भी प्रेशर आप उनके ऊपर नहीं डाल सकते, वो अपनी कल्चर उसको सेफ रख सकते हैं। साथ ही साथ बात आती है लैंग्वेज की, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई पर्सन अपनी लैंग्वेज चेंज करेगी, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद आता है आर्टिकल 31। देखो हमने जब शुरुआत में बेसिक पढ़ा था तब हमने देखा था, मैंने ये कहा था कि एक आर्टिकल 31 है ना, इसको फंडामेंटल राइट में से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या, आर्टिकल 31। देखो इसको फंडामेंटल राइट में से हटा दिया गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है ना, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो किया हुआ है, लेकिन अब इसमें जो कंडीशंस लिखी हुई थी वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये रूल नहीं है। अब इसको चेंज कर दिया गया है। देखो इसमें क्या बताया हुआ था, अभी देखो पहली बात तो ये है कि ये फंडामेंटल राइट है क्या, नहीं है ना, तो फंडामेंटल राइट नहीं है। जो इससे पहले के जो आर्टिकल पढ़ रहे थे वो फंडामेंटल राइट्स में काउंट होते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, इसमें क्या डिटेल दी हुई थी, देखो इसमें डिटेल दी हुई थी, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो ये क्या कहता था, कोई भी पर्सन कितनी भी मनी सेव कर सकता है, अर्न कर सकता है, प्रॉपर्टी अर्न कर सकता है। तो देखो इस राइट का गलत यूज होना शुरू हो गया था, लोग करप्शन करके बहुत सारी मनी इकट्ठे करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जब उनके ऊपर कोई भी, है ना, आगे कोई भी अगर प्रोसेस किया जाता था कि आप उनसे पूछा जाता था कि ये करप्शन की मनी है या आपकी खुद की मनी है, इतनी मनी कहाँ से आई, तब वो कहते थे कि हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है, सीधा कोर्ट में चले जाते थे कि वह हमारा फंडामेंटल राइट, हम कितनी भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके से ओन की हुई हो। तो इस वजह से इस फंडामेंटल राइट को क्या किया गया था, रिमूव कर दिया गया था। देखो इसको फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में काउंट भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन काउंटिंग में आर्टिकल्स में इसको काउंट किया जाता है ना। जब 395 आर्टिकल्स काउंट किए जाते हैं तब इसको भी काउंट किया
जाता है। देखो इसके बाद आता है आर्टिकल 32। देख सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। क्या राइट है इसमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीनिंग क्या है ना? देखो डॉक्टर BR अंबेडकर ने BR अंबेडकर ने इसको क्या कहा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल, अगर ये आर्टिकल नहीं हो तो फंडामेंटल राइट्स किसी भी काम के नहीं बचेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स को एप्लीकेबल करवाना, है ना, उनको लागू करवाना ही पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स की बेस है ना, तो वो कौन सा है? यही है। कैसे है ये? क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो रेमेडी का मतलब होता है हील करना, हेल्प, है ना। अगर कोई फंडामेंटल राइट आपको मिल नहीं रहा है तो आप उस फंडामेंटल राइट को पाने के लिए कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। और कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट। ठीक है। देखो अब देखो एक बात होती है, जब भी हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब देखेंगे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कोई भी केस करते हो तो आपको पहले सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनमें जाना होता है। एक प्रोसेस होती है, जो सबसे नीचे का कोर्ट होता है उसमें, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, ऐसे ऐसे करके जाना होता है। सबसे ऊपर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर आता है हाई कोर्ट, और उसके अंडर बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को लेके नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक पावर दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा है, वोयलेट हो रहा है, तब क्या होगा? तब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होगा? सीधा जा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। अब देखो ये पावर किसके पास है ना? ये पावर किसके पास है? ये है एवरी सिटीजन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का कोई भी सिटीजन, अगर उसको क्या नहीं मिल रहा, उसका कोई फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका वो फंडामेंटल राइट उसको नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी उसके फंडामेंटल राइट्स को रोक रहे हैं, वोयलेट करने की कोशिश हो रही है, तब वो सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। देखो एक बात आती है, BR अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? कहा है। तो देखो ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है, सोल है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज्यादा इन्हीं का इफेक्ट दिखता है। उन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है? कौन से आर्टिकल को? इसी को कहा है। क्यों कहा है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है ना, क्यों कहा है इसको? आत्मा कहा है। इसके बिना अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं रखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? अगर सोल आत्मा से बॉडी में से बाहर जाती है तो क्या होता है? डेथ। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। किसके बिना? आर्टिकल 32 के बिना। तो देखो इन्होंने इतनी बड़ी बात कही क्यों बताया? क्योंकि आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो, है ना, बता सकते हो कि मुझे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो फिर कोर्ट क्या प्रोसेस करेगा? देखो कुछ
रिट होती है ना, 5 रिट है ना, कहाँ पर कोर्ट को ये पावर है, क्या पावर है कि 5 टाइप्स ऑफ रिट, अभी बताता हूँ रिट क्या होती है। 5 टाइप ऑफ रिट, ये क्या होती है, रिट होती है ऑर्डर, है ना, क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्डर, है ना। कितने टाइप के, 5 टाइप के। देखो ये इतने ऑर्डर कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, दे सकता है किस टॉपिक पे, जिस फंडामेंटल राइट को आपसे छीना जा रहा है, आपको जो फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है उसके लिए। देखो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा गया है, आर्टिकल 32 को कहा गया है ना। किस लिए कहा गया कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा, छीना जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सीधा कोर्ट के अंडर जा सकते हो। कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है वो देगा और उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आपको फंडामेंटल राइट आपको मिलेगा। देखो रेमेडी का मतलब होता है हील करना, है ना, ठीक करना। तो देखो एक तरह से आपका जो नुकसान है वो क्या है, आपको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, तो ये नुकसान है, इसको वापस से ठीक करना किसका वर्क है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये बाउंडेशन किसने लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। देखो इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी टाइप नहीं दिए हुए हैं, है ना, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, 33 और 34। देखो ये एक तो है आर्मी रूल, ये क्या होता है, देखो आर्मी से रिलेटेड पावर्स होते हैं उनको डिफाइन किया हुआ है इसमें, है ना। और ये है अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज करना हो, है ना, किन में, फंडामेंटल राइट्स में, तो उसके लिए प्रोसेस बताई हुई है इसमें, है ना, ठीक है, कि पार्लियामेंट में कैसे चेंज किया जा सकता है। आर्मी रूल क्या होता है, देखो ये आर्टिकल 33 क्या कहता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट, है ना, कौन, प्रेसिडेंट। तो इंडिया की जो आर्मी है उसका भी हेड ऑफ इंडियन आर्मी किसको बनाया गया है, प्रेसिडेंट को। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये बताया हुआ है इन दोनों आर्टिकल्स में। देखो इसके बाद में बात आती है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन कौन से आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, है ना, शॉर्ट में इनको बोलते हैं DPSP, है ना। वैसे इनको क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव। देखो अगर इसके नेम को आप ठीक से समझोगे तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो स्टेट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है नेशन, किसकी पॉलिसी, नेशन की पॉलिसी, है ना, है ना। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, है ना। देखो पार्ट 4 में है ये, हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट, 22, उनमें से पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्ट 4 में, 3 के बाद में 4 आ गया, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, DPSP, डायरेक्टिव, डायरेक्शन किसके, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये डायरेक्शन ध्यान से समझोगे। देखो इससे पहले हम बात क्या कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स की। तो देखो फंडामेंटल जो राइट्स थे वो किसको दिए थे, किसके लिए थे, वो थे सिटीजन्स के लिए। अब देखो सिटीजन्स के लिए तो दे दिए, अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट के लिए भी कोई
आर्टिकल बनाए हुए हैं, क्या कुछ पावर्स दी गई हैं। तो देखो गवर्नमेंट के पावर्स तो अलग जगह पे पढ़े जाते हैं, है ना, लेकिन क्या गवर्नमेंट, देखो फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, है ना, सिटीजन्स को, तो उसके बाद में गवर्नमेंट के ऊपर भी तो कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए ना, तो वो बाउंडेशन है ये डायरेक्टिव है, इसको आप डायरेक्शन से समझ सकते हो। क्या डायरेक्शंस है स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए। देखो स्टेट को आप नेशन पढ़ना, जो पॉलिटिकल साइंस होती है, सिविक्स होती है, उसमें स्टेट वर्ड यूज किया जाता है एक नेशन के लिए, है ना, क्योंकि जो इसकी थ्योरी थी वो बहुत पहले लिखी गई थी, उस टाइम पर नेशन की बजाय स्टेट वर्ड यूज किया जाता था। तो देखो डायरेक्टिव है, डायरेक्शन है, किस प्रिंसिपल है, क्या आइडल, प्रिंसिपल क्या होती है, सिद्धांत, आइडल से है, किसके आइडल से है, स्टेट पॉलिसी के। देखो स्टेट पॉलिसी बनाता कौन है, पॉलिसी मेकर तो गवर्नमेंट होती है, तो देखो ये जो पॉलिसी है कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। तो ये किसके लिए है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। देखो ये इनमें फंडामेंटल राइट्स में और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं बाउंडेशन, है ना, अगर वो पूरे नहीं होते तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। लेकिन अगर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कोई भी पॉइंट आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इसके बीच का कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जब राइट की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स अगर आप बात करते हो इनकी, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो इनको एप्लीकेबल करवाने के लिए, है ना, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते। दूसरी मीनिंग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाती है तो वो पॉलिसीज क्या होती है, कुछ रूल्स होते हैं उनको वॉयलेट करती है ना, तो वो फिर वो पॉलिसी बन नहीं पाती। तो ये प्रिंसिपल्स हैं किस लिए, कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, उसकी पॉलिसी किस लिए होनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, उनकी लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या है ना, डिटेल में समझ लेते हैं। देखो डीपीएसपी कहती क्या है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, है ना, कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, है ना, भाई पॉलिसी तो बनाएगी गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर कौन है, गवर्नमेंट। कौन सी पॉलिसी बनाएगी, ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे लोगों की जो कॉमन लाइफ है हो उसमें वेलफेयर होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद में बात आती है क्या, इक्वलिटी, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो मैन और वुमेन के बीच में, है ना, जेंडर इक्वलिटी लेके आए, इनके बीच में डिफरेंस है उसको कम करे, है ना, ऐसी। इसके बाद में होती है चाइल्ड लेबर, इसको कम करने की कोशिश करे, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। किसको बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को, है ना। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो इनमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात आती है क्या, हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी पढ़ लिया, डीपीएसपी भी पढ़ लिया। देखो डीपीएसपी डिफरेंट, क्या पार्ट डिफरेंट है, फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी कोई भी बाउंडेशन उस पर हो रही है, रोकने की कोशिश हो रही है, तब आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट नहीं मिलने की सिचुएशन में आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो कुछ ऑर्डर्स देगी, जिन ऑर्डर्स के बदले में क्या होगा, उन ऑर्डर्स के बदले में होगा ये कि वो फंडामेंटल राइट, कुछ ऑफिसर्स होंगे जो उस राइट को आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब देखो फिर उसके बाद में क्या आती है, बात ये हो गई कि फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स के लिए। अब ये जो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, ये डायरेक्शन क्यों दिए गए हैं, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना उस टाइम पर ये सोचा गया कि अगर आगे कभी गवर्नमेंट बनती है कोई भी, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए वो ऐसा नहीं हो कि वो पॉलिसी मनमर्जी से बनाने लगे, उसके लिए कुछ आइडल्स होने चाहिए, सिद्धांत उसके सामने होने चाहिए जिनको ध्यान में रख के वो अपनी पॉलिसी बनाए। तो वो प्रिंसिपल्स ही क्या है, डीपीएसपी में रखे गए हैं। कौन सी पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब
इनमें क्या क्या रखा हुआ है? वेलफेयर स्टेट, वो स्टेट जो लोगों की लिव लाइफ है उसको अच्छा करने की कोशिश करे, इक्वलिटी को बढ़ाए, है ना। उसके बाद में क्या होता है, चाइल्ड लेबर को कम करे। ऐसे मतलब देखो जो सोसाइटी के अंदर जो कॉमन थिंग्स होती हैं उनको चेंज करने की कोशिश करे, उस सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश करे, है ना। अब देखो उसके बाद में आती है, हमने पढ़ा क्या, फंडामेंटल राइट अभी तक पढ़े थे। देखो अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो ये भी फंडामेंटल है ना, और ये ड्यूटी है। तो ड्यूटी किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। कौन सी ड्यूटी है ये? देखो बात क्या आती है, पार्ट 4A। देखो 4A, 4 के बाद में A जोड़ा हुआ है, अभी बताता हूं क्या मीनिंग है इसकी, है ना। और आर्टिकल 51A, इसमें भी A है। देखो मीनिंग क्या है इसकी, बात ये है कि अगर किसी भी आर्टिकल में A, B, C ऐसा कुछ भी जोड़ा जाता है तब क्या होता है, उसकी आपको एक ही मीनिंग समझनी है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था जब बना था उसमें ये आर्टिकल नहीं था, ये बाद में ऐड किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, है ना। अब देखो ये बात क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि कितनी टोटल ड्यूटीज दी हुई है। तो देखो अभी टोटल ड्यूटीज कितनी है, 11, है ना। इतना समझो, कितनी ड्यूटीज टोटल 11। पार्ट कौन सा है ना, आर्टिकल कौन सा, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई कहां से, देखो जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो एक बात आती है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों कोरिलेट होते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। देखो एक बेसिक सा समझने की बात है, बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर कोई राइट दिया जाता है आपको तो उसके बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ ड्यूटीज भी पूरी करनी होगी। तो अगर आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, बदले में आपको कुछ ड्यूटीज भी पूरी करनी होगी। देखो राइट को बहुत से दे दिए, है ना, और उनको बहुत पावरफुल भी बना दिया, तो बदले में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज भी रखी गई। किसके लिए? ये भी सिटीजन्स के लिए ही है। फंडामेंटल राइट्स भी सिटीजन्स के लिए थी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी सिटीजन्स के लिए ही है। तो देखो ये बात क्या है इसमें समझने वाली, पहली बात तो फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है ये, है ना। तो ये बेसिक ड्यूटीज है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात इनमें नहीं लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो क्या आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है कि आपको जो राइट दिए गए हैं, तो देखो आपको कुछ अगर पावर्स दिए गए हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती है क्या, कि आपको इन राइट्स के बदले में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही है ना, आपकी कुछ ड्यूटीज है, आपको वो भी पूरी करनी होगी। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को यूज करते हो तो उनके बदले में, राइट्स के बदले में क्या होगा, आपको कुछ ड्यूटीज भी अपनी लाइफ में पूरी करनी होगी, ठीक है। देखो बात क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, कौन सा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया 42, ये कब आया था, 1976 में। देखो इसको लर्न करना बहुत इजी है ना। कैसे, देखो
जब ये अमेंडमेंट हुआ था तब हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, हमारी पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, है ना। ये हमारी पीएम थी कब, इस टाइम पर 1976 में। देखो अगर आपको ये लर्न करने में प्रॉब्लम है तो 4 और 2 को प्लस करना, 4 और 2 6 होता है, तो 1976 ऐसे लर्न कर लेना। उन्होंने ये अमेंडमेंट किया था, और क्यों किया था, वो चाहती थी कि जो इंडिया के सिटीजन हैं वो कुछ अपनी ड्यूटी भी समझे, है ना। उनको रियलाइज होना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं इनके बदले में हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, इन ड्यूटीज़ को पूरा करना। देखो कौन कौन सी ड्यूटीज़ है। सबसे पहली बात तो ये बेसिक फंडामेंटल है, तो ड्यूटीज़ ऐसी होगी जो रेगुलर लाइफ में हमें इफेक्ट करती हो। कितनी है, 11 है ना। तो देखो सबसे पहली तो बात है नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर का जो तिरंगा जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या देना है, ऑनर देना है, सम्मान देना है ना। नेशनल सॉन्ग, है ना, नेशनल एंथम, इन्हें भी क्या देना है, ऑनर देना है ना। बिल्कुल कॉमन सी बात है, इनको आपको सम्मान देना होगा। किनको, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को, ठीक है। उसके बाद में बात क्या आती है, उसके बाद में बात आती है इंडिया के जो भी सिंबल्स हैं, जो नेशनल थिंग्स, जो सिंबल हैं जो नेशनल प्राइड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं, आपको उनको भी क्या करना होगा, उनको सम्मान देना होगा, ऑनर देना होगा, रेस्पेक्ट देनी होगी, है ना। वो चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर नेशनल फ्लैग, है ना, उसकी सेरेमनी चल रही है, उसको लहराया जा रहा है और आप, है ना, उसको वो नहीं दे रहे हो, क्या, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ये आपकी ड्यूटी है ना, कि आप उसको रेस्पेक्ट दो। उसके बाद में बात आता है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया का जो सिस्टम है आप उसकी क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसमें कमियां बता सकते हो, लेकिन आप ड्यूटी आपकी ये है कि आप इंडिया को तोड़ने वाली बात नहीं करोगे, इंडिया की यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना। किसी भी टाइप से डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है ना। यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश आप करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो इंडिया के जो फ्रीडम्स फाइटर्स हैं, कौन, फ्रीडम फाइटर्स, इनको क्या दोगे आप, वही बात, आपको इनको भी रेस्पेक्ट देनी होगी, है ना। और इनके बताए हुए जो भी प्रिंसिपल्स हैं आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करोगे, है ना। इसके अलावा देखो ये टोटल 11 है, मोस्ट यही है, इनमें से ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर डिटेल्ड में क्वेश्चन आता है तब पूछा जाता है कि कितनी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको उनको डिफाइन करना है, ठीक है। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा पार्ट, 4A अलग से इसमें ऐड किया हुआ है, आर्टिकल 51A। तो देखो ए ऐड किया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये सब नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, 1976 में। पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी, है ना। कौन थी पीएम, इंदिरा गांधी। इन्होंने ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया, बाद में जोड़ा, है ना। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनका बेस क्या है, क्यों ये जरूरी क्यों है, तो जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उनके बदले में कुछ जो पावर्स आपको दिए गए हैं उनके बदले में गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ड्यूटीज भी फुलफिल करो, कुछ ड्यूटीज भी आपकी बनती है। कंट्री के भी आप कंट्री के अंदर रह के सारे पावर्स ही यूज नहीं करोगे, कुछ आप कंट्री में रह के ड्यूटीज भी पूरी करोगे, तो वो ड्यूटीज यही है ना। अब बात आती है उसमें क्या है, देखो फंडामेंटल है, वर्ड लिखा हुआ है फंडामेंटल, मीन्स बेसिक ड्यूटीज होंगी, ऐसा कोई स्पेशल नहीं होगा, जो भी होगा वो बिल्कुल बेसिक बातें बताई जाएंगी। क्या बातें होंगी,
वो बातें क्या होंगी कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बदले में जो पावर आप यूज करते हो उसके बदले में क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।